हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों, आज जो आपके सामने बड़ी खबर लेकर आए हैं, जहां पर चाइना के खिलाफ भारत का एक और बड़ा सख्त कदम, जहां पर भारत इन दो चाइनीज कंपनियों को फिर से करने जा रही है ब्लैक लिस्ट। बताएंगे कौन सी ये कंपनियां हैं दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे अगली खबर में, जहां पर यूएस डिफेंस पॉलिसी बिल ने भारत का पक्ष ले लिया है और चाइना को तगड़े तरीके से धमकाया गया है। दोस्तों, बताएंगे ये भी पूरी खबर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर सेना के टॉप कमांडर ने गलवान घटना को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। साथ ही अमेरिका ने दावा कर दिया है कि रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का टेस्ट कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह की बातें कही गई है अमेरिका की तरफ से। ये भी खबर आपको बताएंगे। साथ ही बताएंगे जहां पर भारत से जुड़ी चाइना के खिलाफ एक और बड़ा कदम दोस्तों भारत का, जहां पर 6 आंखों वाली एयरक्राफ्ट को चाइना के लिए उड़ाया गया है। दोस्तों, बताएंगे ये भी खबर। क्या है पूरी बात, हर खबर की गहराई में आपको लेकर चलेंगे दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अंत में इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा दोस्तों। और साथ ही अगर आप भी मानते हैं कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है, तो इस वीडियो को अभी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तब चलते हैं पहली और सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर की तरफ, जहां पर चाइना के खिलाफ भारत का एक और सख्त कदम, हुआवेई और ZTE को ब्लैकलिस्ट करने की है तैयारी में भारत की केंद्र सरकार। बता दे, चाइना से जारी सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि देश की सुरक्षा के लिहाज से केंद्र सरकार भारत में टेलीकॉम उपकरण उपलब्ध कराने वाली कंपनियों की एक सूची तैयार करेगी, जिनसे देश की टेलीकॉम कंपनियां उपकरण खरीद सकेगी। ऐसे में सरकार के इस बड़े फैसले को चाइना की कुछ दूर संचार उपकरण बेचने वाली कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध के तौर पर देखा जा रहा है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पत्रकारों के सवालों के जवाब देते हुए कहा है कि कैबिनेट की सुरक्षा समिति ने दूर संचार क्षेत्र में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये फैसला लिया है। तो वहीं उन्होंने इस फैसले को चाइना से जोड़कर देखने पर कोई भी टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारत ने ये पहले ही नहीं बनाए हैं ऐसे नियम। देश में दूर संचार तकनीक को बढ़ावा देने के लिए हमेशा से सरकार सभी विदेशी कंपनियों का स्वागत करती रही है, जिसमें चाइना की हुआवे और ZTE कंपनी भी शामिल थी। लेकिन चाइना के साथ हुए सीमा विवाद के बाद भारत की मोदी सरकार ने टेलीकॉम उपकरणों की खरीद में सतर्कता बरतनी शुरू कर दी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने देश में 5G तकनीक के विकास के लिए चाइना की प्रमुख कंपनी हुआवे और ZTE को बाहर रखा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये बड़ी खबर आ रही थी। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि चाइना की, चाहे वो हुआवे कंपनी हो या ZTE हो, सबको एक लाइन से बैन कर देना चाहिए दोस्तों? तो कमेंट सेक्शन में चाइनीज कंपनी मस्ट बी बैन लिखकर जरूर बताइएगा। देखते हैं कितने लोग चाहते हैं। एक और खबर की बात करें तो यूएस डिफेंस पॉलिसी बिल को लेकर बड़ी खबर, जहां भारत का पक्ष लिया है इन्होंने और चाइना से कह दिया है कि आक्रामकता को करे खत्म। बता दें, भारत चाइना सीमा विवाद मामले में अमेरिका ने भारत को समर्थन दिया है। दरअसल अमेरिकी कांग्रेस ने 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 740 बिलियन अमेरिकी डॉलर का डिफेंस पॉलिसी बिल पास कर दिया है। अमेरिकी कांग्रेस ने इस बिल में भारत चाइना सीमा विवाद में अमेरिकी कांग्रेस ने भारत का पक्ष लिया है। इस बिल में चाइना से भारत की सीमा से लगी LAC पर अपना आक्रामक रवैया नरम करने को कहा है। आपको बता दें, गौरतलब है कि भारत और चाइना के बीच मई 2020 से ही वास्तविक सीमा रेखा पर गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन कोई हल नहीं निकल पाया है। अमेरिकी कांग्रेस ने मंगलवार को दोनों सदनों यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सीनेट में नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट को पारित कर दिया है। इस बिल में भारतीय अमेरिकी राजा कृष्ण मूर्ति के
संकल्प पत्र के प्रमुख सुझाव शामिल किए गए हैं, जिसमें चीन सरकार के एलएसी पर भारत के साथ अपनी आक्रामकता खत्म करने का आग्रह किया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अब देखना ये होगा कि इस बिल के बाद चाइना किस प्रकार से एक्शन में आता है दोस्तों, और भारत को लेकर वो कौन सी कदम उठाता है, सब आपको बताएंगे दोस्तों। लेकिन हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, और खबर की अगर बात करें तो विजय दिवस 2020 को लेकर बड़ी खबर, जहां सेना के टॉप कमांडर ने कहा है कि गलवान की घटना के बाद चाइना से उठ गया है भरोसा। बता दें, भारत और चाइना के बीच पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव बरकरार है। इस बीच भारत कल अपना विजय दिवस के रूप में पाकिस्तान के साथ 1971 की जंग की जीत का जश्न मना रहा था। विजय दिवस के मौके पर मिलिट्री के टॉप कमांडर ने चाइना पर भी निशाना साधा है दोस्तों। ईस्टर्न कमांड के जनरल ऑफिसर इन कमांड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान ने वॉर मेमोरियल में कहा, गलवान घाटी में संघर्ष के बाद चाइना पर किया जा सकने वाला भरोसा अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। लद्दाख में संघर्ष से पहले ईस्टर्न कमांड इलाके में कोई बड़ी घुसपैठ की कोशिश या फिर फेस ऑफ नहीं था, लेकिन गलवान में हिंसा के बाद एलएसी पर हमारे और चाइना के बीच का भरोसा सूख चुका है, हवा हो चुका है। चौहान ने कहा कि अब इसे फिर से स्थिर होने में काफी वक्त लगेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत की तरफ से यह बड़ी बात कह दी गई है। और आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनको यह लगता है कि चाइना पर से सिर्फ भारत को ही नहीं बल्कि काफी देशों को भरोसा उठ चुका है दोस्तों? अगर आप भी मानते हैं तो हमारा भरोसा उठ गया है चाइना से, ऐसा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितने हमारे भारत के सच्चे नागरिक हैं। एक और खबर की बात करें तो अमेरिका का है दावा, रूस ने किया एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट, फिर से जड़ा अंतरिक्ष में हथियार बढ़ाने का आरोप। बता दें, अमेरिका और रूस के बीच सैन्य ताकत का टकराव अंतरिक्ष पर फैला हुआ है। इसी कड़ी में अमेरिकी स्पेस कमांड ने यह दावा कर दिया है कि रूस ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया है। इसके साथ ही अमेरिका ने आरोप जड़ दिया है कि रूस अंतरिक्ष में हथियार बढ़ा रहा है। इससे एक दिन पहले ही आर्म्स कंट्रोल पर रक्षा और गृह विभाग ने चर्चा की थी। गौरतलब है कि अमेरिका रूस आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी के खत्म होने में कुछ ही महीने बाकी है और मॉस्को और वॉशिंगटन में इस समझौते के विस्तार पर चर्चा की है, लेकिन अभी मतभेद बरकरार है। अमेरिकी स्पेस कमांड ने यह दावा किया है कि वो अमेरिका और अपने सहयोगियों के हितों की अंतरिक्ष में आक्रामकता से सुरक्षा करेगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसा में बड़ी खबर मानी जा रही थी। एक और खबर की अगर बात करें तो भारत के खिलाफ पाकिस्तान की कोई भी चाल अब नहीं हो सकेगी कामयाब। आसमान से ही नजर रखेंगे ये 6 बड़ी बड़ी आंखें। बता दें, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में चाइना पाकिस्तान लंबे समय से तनाव पैदा करने की कोशिशों में लगा हुआ है, जो कि आप सब लोग जानते हैं दोस्तों। जहां लद्दाख में भारत चाइना की सेनाएं आमने सामने की स्थिति में है, तो वहीं जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों के आका घुसपैठ कराने की जुगत में लगे रहते हैं। इस बीच भारत ने अपनी क्षमताओं को और बढ़ाने का फैसला कर लिया है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी DRDO 6 नए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल विमान बनाने जा रहा है। इन 6 आंखों की मदद से पाकिस्तान, चाइना जैसे देशों की कोई भी नापाक हरकत को पहले से पता किया जा सकेगा। इससे दूसरे देशों की गतिविधियों पर आसमान से नजर रखी जा सकेगी। देश में ही बनने की वजह से स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। सरकारी सूत्रों ने बताया कि DRDO द्वारा बनाए जा रहे इन विमानों का ये प्रोजेक्ट 10,500 करोड़ रुपए का है। इसमें से 6 विमान एयर इंडिया के बेड़े से हासिल किए जाएंगे और एक रडार के साथ उड़ान भरने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। इनकी मदद से सुरक्षा बलों को 360 डिग्री सर्विलांस करने में मदद मिलेगी। सरकारी सूत्रों ने बताया 6 AEW और C ब्लॉक के 2 विमान अपने पुराने NETRA विमान की तुलना में अधिक सक्षम होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और मिशन के दौरान दुश्मन के इलाके में 360 डिग्री तक नजर रखेगी। ऐसे में ये बड़ी खबर, इसको लेकर आप
डीआरडीओ को बधाई हो और धन्यवाद जरूर कर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें तो अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि भारत से सीखिए कैसे दिया जाता है चाइना को जवाब। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस को लेकर अमेरिका ने एक बार फिर चाइना पर निशाना साधा है। अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कोरोना के लिए चाइना को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि चाइना ने पूरी दुनिया को कोरोना संकट में धकेला और फिर इस साजिश पर पर्दा डालने की कोशिश की। पोम्पियो ने चाइना की बढ़ती दादागिरी के खिलाफ भारत द्वारा उठाए गए कदमों की तारीफ करते हुए कहा कि दूसरे देशों को भी भारत से सीख लेना चाहिए कि चाइना को कैसे जवाब देते हैं। ऐसे में दोस्तों भारत का हर जगह दोस्तों नाम होता हुआ नजर आ रहा है और आज विदेश मंत्री माइक पोम्पियो की तरफ से भारत की तारीफ की गई है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। इस तारीफ के लिए माइक पोम्पियो को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों भारत के हित में थी ये सारी बातें। एक और खबर की अगर बात करें तो भारत ने किया है स्वदेशी पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण। बता दे भारत ने कल उड़ीसा के बालासोर तट पर 2 पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया है। डीआरडीओ द्वारा विकसित मिसाइलों का ये परीक्षण सफल रहा। तह से सतह पर मार करने वाली ये मिसाइल परमाणु आयुध ले जाने में सक्षम है। इससे पहले 23 सितंबर को पृथ्वी 2 मिसाइल का उड़ीसा के एक केंद्र से सफल रात्रिकालीन प्रायोगिक परीक्षण किया गया था, जिसने अपने परीक्षण को सफलता पूर्वक भेद दिया था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये भी बड़ी खबर मानी जा रही है। ये एक और खबर की बात करें तो अजीत डोभाल की भविष्यवाणी चाइना की चाल से थे वाकिफ। सालों पहले खोली थी हमने चाइना की पोल। बता दे वर्ष 2014 में अजीत डोभाल और भारत के 5वें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए थे। अब वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। इस पद पर नियुक्त होने पहले वीआईएफ थिंक टैंक के निदेशक के रूप में अजीत डोभाल ने 3 जुलाई 2013 को प्रकाशित चीनी खुफिया फ्रॉम ए पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स के शीर्षक के एक सेमिनल पेपर लिखा था। आपको बता दें कि इस पेपर में उन्होंने चाइना की चालबाजी के बारे में कई जानकारियां दी थी। इस पेपर में चीनी खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी द्वारा धर्मशाला में दलाई लामा के आने से लेकर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद से भारत में नॉर्थ ईस्ट विद्रोही समूहों का समर्थन पर विस्तार से लिखा गया था। जी हाँ दोस्तों, इसमें बड़ी खबर मानी जा रही है। इसको लेकर आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की अगर बात करें तो ईरान के राष्ट्रपति रूहानी बोले, कहा खुशी हो रही है कि आतंकी ट्रंप राष्ट्रपति पद से जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी जाने पर खुशी जाहिर की है। रूहानी ने कहा है कि उन्हें इस बात से खुशी मिली है कि कानून ना मानने वाले आतंकी ट्रंप व्हाइट हाउस छोड़ रहे हैं। सोमवार को ही अमेरिका के इलेक्टोरल कॉलेज ने औपचारिक तौर से जो बाइडेन के राष्ट्रपति चुनाव जीतने की पुष्टि की थी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें बुधवार को ईरानी टीवी चैनल पर दिए गए एक भाषण में हसन रूहानी ने कहा कि हम जो बाइडेन के आने से बहुत अधिक खुश नहीं है, लेकिन ट्रंप के जाने से बेहद खुश हैं। बता दें कि इससे पहले कुछ रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि चुनाव हारने के बाद ट्रंप ईरान पर मिसाइल हमला करने के बारे में चर्चा कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में आप रूहानी के इस बात को किस नजरिए से देखते हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो विजय दिवस पर नौसेना ने जारी किया एक वीडियो जिस पर लिखा हर काम देश के नाम। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो ब्रिटेन से G7 की बैठक में शामिल होने का न्योता भारत के लिए बड़ी जीत हो सकती है। बता दें ब्रिटेन ने G7 समूह की आगामी बैठक में शामिल होने के लिए भारत को भी निमंत्रण भेजा है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन खुद भी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने वाले हैं। डाउनिंग
मॉर्निंग स्ट्रीट ने कहा है कि ब्रिटेन प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भारत, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया को आगामी G7 समिट में शामिल होने के लिए पत्र लिखा है। इस बैठक की मेजबानी ब्रिटेन ही करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, विश्लेषकों का कहना है कि G7 के सदस्य देश और भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया मिलकर विस्तारवादी आक्रामक चाइना को काउंटर करेंगे। चाइना के लिए लोकतांत्रिक देशों का ये समूह तगड़ी चुनौती पेश करेगा। एक्सपर्ट G7 की बैठक में भारत को आमंत्रित किए जाने को एक बड़ी उपलब्धि भी करार दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की अगर ऐसे में बात करें तो आर्थिक कूटनीति पर बनी वेबसाइट लॉन्च कर दिया गया है। विदेश मंत्री ने इसको लेकर कहा कि किसानों की आय बढ़ाने में होगी काफी बड़ी मदद। बता दें, भारतीय विदेश मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बुधवार को आर्थिक कूटनीति यानी इकोनॉमिक डिप्लोमेसी वेबसाइट पर आधारित एक विशेष वेबसाइट लॉन्च की है। सरकार ने कोविड-19 पश्चात वैश्विक अर्थ जगत और कारोबार जगत में ब्रांड इंडिया को मजबूत बनाने, भारतीय निर्यात बढ़ाने और देश में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के मकसद बनाई गई है। इस वेबसाइट का नाम inbiz.in.government है। जी हाँ दोस्तों, इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने के प्रधानमंत्री के विजन के अनुरूप वेबसाइट हमारे कृषि निर्यात के अवसरों को विदेशों में उजागर करेगी। विदेश मंत्रालय अपने मिशनों के माध्यम से अपेड़ा, वाणिज्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय को इनपुट प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब देखना ये होगा कि इस वेबसाइट का जो मोटिव है दोस्तों वो कितनी जल्दी पूरा होता है। ऐसे में दोस्तों आपको भारत सरकार पर कितना भरोसा है अपने कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो ईरान के टुकड़े करने के लिए तुर्की की नई चाल। प्रेसिडेंट एर्दोगन ने अज़ेरी अलगाववादियों को उकसाया है। बता दे, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने ईरान की जमीन हासिल करने के लिए नई चाल चल दी है। दोस्तों, विवादित नागोर्नो काराबाख के कुछ क्षेत्रों पर अजरबैजान की जीत के बाद 10 दिसंबर को अजरबैजानी सेना की एक परेड को राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने देखने गए थे। इस दौरान उन्होंने अरस नदी का जिक्र करते हुए एक विवादास्पद कविता को गाया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो भारत चाइना सीमा विवाद को लेकर खबर, जहां पर सिर्फ विश्वसनीय स्रोतों से खरीदे जाएंगे टेलीकॉम उपकरण। कैबिनेट ने दे दी इसकी बड़ी मंजूरी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की ओर चले तो बोको हराम ने स्कूल से 350 बच्चों को किया अगवा। पश्चिमी शिक्षा को बताया इस्लाम के खिलाफ। जी हाँ दोस्तों, जिहादी समूह बोको हराम ने नाइजीरिया में एक स्कूल से करीब 350 बच्चों को अगवा कर लिया है। रिपोर्ट के अनुसार हथियारों से लैस कुछ हमलावरों ने शुक्रवार को नाइजीरिया के उत्तरी कतसीना प्रांत में स्कूल पर हमला किया था। इसके बाद करीब 400 बच्चे लापता थे, जिनमें से कुछ लौट आए हैं। अब बोको हराम ने अपहरण की जिम्मेदारी ले ली है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कुछ ही दिन पहले ये बड़ी खबर आई थी बोको हराम से जुड़ी, जहां पर उन्होंने 100 से भी ज्यादा मजदूरों का गला रेत दिया था दोस्तों। और अब ऐसे में बच्चों को लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। ऐसे में दोस्तों इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा और भगवान से प्रे करिएगा कि इन बच्चों की जिंदगी बख्श दी जाए। आप क्या कहते हैं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें तो संसदीय समिति की बैठक में लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते थे राहुल गांधी। अगर किसी ने नहीं सुनी बात तो कर दिया वॉकआउट। बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य रक्षा मामलों पर संसदीय समिति की बैठक के बीच में ही छोड़कर चले गए। बुधवार को सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है। ये आरोप भी लगाते हुए बैठक को छोड़कर चले गए कि राष्ट्रीय सुरक्षा के महत्वपूर्ण मुद्दे की बजाय सशस्त्र बलों की वर्दी पर चर्चा में समय बर्बाद किया जा रहा है। आपको बता दें, सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी समिति के समक्ष लद्दाख में चाइना की आक्रामकता और सैनिकों को बेहतर उपकरण उपलब्ध कराने से जुड़े मुद्दे उठाना चाहती थी, लेकिन समिति के अध्यक्ष और भाजपा नेता जुएल उरांव ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में पाकिस्तान के इमरान खान की तरह ही राहुल गांधी की भी दोस्तों बेइज्जती हर जगह होती रहती है। इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चलें तो LAC पर जारी है तनाव। क्या युद्ध की तैयारियों में लगा है चाइना? बता दें, लद्दाख में चीन यथास्थिति बहाल करने के पक्ष में नहीं है। अपने सैनिकों की तैनाती चीन LAC पर बढ़ा रहा है। पूर्वी लद्दाख में चाइना
ऐसी हरकतें कर रहा है जो ये साफ इशारा करती है कि मौका पाते ही चीन युद्ध का बिगुल फूंक देगा। पूर्वी लद्दाख में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है तो मौसम की भार भारतीय सैनिकों पर भी पड़ रही है। शून्य से नीचे के तापमान में सैनिक डटे हुए हैं। चाइना के गुस्ताख कदम भारतीय सीमा में ना पड़ जाए, क्या सर्दी में भारत और चाइना के बीच युद्ध होगा? दोस्तों आप लोगों से ये प्रश्न, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिख कर बताइएगा। ऐसे में एक और खबर की अगर बात करें तो व्हाइट हाउस का आया है बयान, जहां 1 साल में वैक्सीन बनना चमत्कार से कम नहीं। ट्रंप विरोधियों को मिला इसका करारा जवाब। बता दे ब्रिटेन के बाद अब अमेरिका ने भी कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण शुरू कर दिया है। व्हाइट हाउस ने इतने कम समय में वैक्सीन तैयार होने को चमत्कार करार दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफ भी की है। जी हाँ दोस्तों, रविवार से फाइजर वैक्सीन को अमेरिका के हर राज्य में भेजना शुरू कर दिया गया है, जिसके बाद आम लोगों को वैक्सीन देने का काम शुरू होगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ट्रंप सरकार को कांग्रेचुलेशन जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। ट्रंप के सभी विरोधियों पर ये बड़ा तमाचा है। इस पर आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। एक और खबर की ओर चले तो नेपाल से बड़ी खबर, जहां ऐतिहासिक पशुपतिनाथ मंदिर को 9 महीनों के बाद अब श्रद्धालुओं ने कर दिया है ओपन, यानी खोल दिया गया है दोस्तों, और इसके नियम भी लागू कर दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में कितने लोग हैं जो पशुपतिनाथ मंदिर जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक और खबर की बात करें तो भारतीय अमेरिकी राजा चारी को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन भेजेगा नासा, होंगे मिशन कमांडर साथ में। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो गूगल, फेसबुक जैसी कंपनियों की यूरोप में अब नहीं चलेगी मनमानी। आ रहा है ये खास कानून। बता दें यूरोपियन यूनियन यानी EU ने बड़ी डिजिटल कंपनियों पर लगाम कसने के लिए बहुप्रतीक्षित 2 कानूनों का मसौदा जारी कर दिया है। ये साफ संकेत है कि गूगल और फेसबुक जैसी कंपनियों की मुसीबत सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि यूरोप में भी बढ़ रही है। यूरोपियन यूनियन ने अपने प्रस्तावित कानूनों का मकसद अफरा तफरी के बीच व्यवस्था कायम करना बताया है। जी हाँ दोस्तों, ये कानून डिजिटल मार्केट्स एक्ट और डिजिटल सर्विसेज एक्ट के नाम से लागू होंगे। एक और खबर की बात करें तो बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ममता को बड़ा झटका, जहां टीएमसी के बड़े नेता शुभेंदु अधिकारी ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों, और कभी भी ये भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें तो कैबिनेट का बड़ा फैसला, जहां सरकार ने लिए ये 3 बड़े फैसले। एक से गन्ना किसानों को होगा सबसे बड़ा फायदा। बता दें केंद्रीय कैबिनेट की बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हुई है। किसान आंदोलन के बीच बुधवार को हुई इस बैठक में 3 बड़े फैसले लिए गए, जिसमें एक गन्ना किसानों से जुड़ा हुआ है। इन फैसलों की जानकारी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद ने देते हुए कहा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में बिजली व्यवस्था को सुधारने और स्पेक्ट्रम को भी लेकर बड़ा फैसला किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी? आशा करता हूँ काफी अच्छी लगी होगी। अगर जरा भी अच्छी लगी तो इस वीडियो को हमेशा की तरह अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।